देर रात गए घर के सारे कामों से फुर्सत मिलने पर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तभी मुझे याद आया कि मैं तो छत से सूखे हुए कपड़े लाना तो भूल ही गई हूँ। घर में सब सो रहे थे, मुझे घर का सारा काम निपटाना था, इसलिए मैं अभी जगी थी। मेरी उम्र 35 साल है। मैं इस घर की छोटी बहू थी। छोटी बहू होने के नाते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता, क्योंकि मेरी जेठानी का कहना था कि मैं घर कई सालों से संभाल रही हूँ, अब मैं नहीं करूँगी कोई भी काम, इसलिए मुझे रात को सोने में देर हो जाती थी। मेरे घर में मेरे सास ससुर जीवित नहीं थे। घर में बस मैं, मेरे पति, जेठ जेठानी और हमारी 2 बच्चियाँ रहती थीं। यूँ कहे तो छोटा सा परिवार था हमारा। मेरी एक बेटी थी और मेरी जेठानी की भी एक बेटी थी। मेरी बेटी का नाम अनुजा और जेठानी की बेटी का नाम प्रिया था। बारिश का मौसम था, आसमान साफ था, तो मैंने कपड़ों के अलावा घर भर की चादरें भी धोकर छत पर सुखाने डाल दी थी। थकान की वजह से एक बार तो मन हुआ कि सुबह ले आऊँगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर रात में कहीं बारिश हो गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर मैं छत पर चली गई। मैं कपड़े उठा ही रही थी कि छत के कोने से मुझे किसी की बात करने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई थी। जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं उस दिशा की तरफ बढ़ी। मैंने देखा दाईं ओर के कमरे के सामने वाली छत पर मुंडेर से सट कर खड़ा हुआ कोई फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। बीच बीच में हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। बातें करने वाले की मेरी ओर पीठ थी, इसलिए उसे मेरे आने का आभास नहीं हुआ, मगर मैं समझ गई कि यह कौन है। मैं 3-4 महीनों से प्रिया जी के, मेरी जेठानी की बेटी थी, रंग ढंग देख रही थी। वह हर समय मोबाइल से चिपकी या तो बातें करती रहती या मैसेज भेजती रहती। कॉलेज से आकर वह कमरे में घुस कर बातें करती रहती और रात का खाना खाने के बाद जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती वह छत पर भाग जाती और फिर घंटे भर बाद वापस आती। मेरे हर बार के पूछने पे बहाना बना देती कि सहेली का फ़ोन था या पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन मैं इतनी नादान नहीं थी कि प्रिया का सच न समझ पाए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि प्रिया फ़ोन पर लड़कों से बातें करती है, वह भी एक लड़कों से नहीं, कई लड़कों से। प्रिया, इतनी रात गए यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? चलो नीचे चलो। मेरी कठोर आवाज़ सुनकर प्रिया ने चौंक कर पीछे देखा तो मुझे देखकर बात को घुमाते हुए बोली, चल यार, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया और बिना मेरी ओर देखे नीचे चली गई। तुम तो 1-1.5 घंटे बाद पहले छत पर आई थी। प्रिया, तब से यहीं हो के किससे बातें कर रही थी? इतनी देर तक मैंने प्रिया से डपट कर पूछा तो प्रिया गुस्से में बोली, अब आपको क्या अपने हर फ़ोन कॉल की जानकारी देनी पड़ेगी चाची? आप क्यों हर समय मेरी पहरेदारी करती रहती हैं? किसने कहा है आपसे? मेरा दोस्त है, उससे बातें कर रही थी। प्रिया, बड़ों से बातें करने की भी तमीज़ नहीं रही अब तुम्हें? मैं तुम्हारे भले के ही लिए टोकती हूँ। मैं भी गुस्से से बोली, मेरा भला बुरा सोचने के लिए मेरी माँ है, पापा हैं। चाची, आपको भला सोचने की ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि आप मुझसे जलती हैं। आपकी बेटी मेरी जितनी सुंदर नहीं है ना, उसका मेरे जैसा बड़ा सर्कल नहीं है, दोस्त नहीं है, इसलिए मेरे फ़ोन कॉल से आपको जलन होती है। प्रिया कठोर स्वर में बोलकर बुदबुदाती हुई नीचे चली गई। कपड़ों को हाथ में लिए हुए मैं स्तब्ध खड़ी रह गई। मेरे ही गोद में पली लड़की मुझे ही उल्टा सीधा सुना गई, वो भी सही रास्ता दिखाने के लिए। अब यही सुनना बाकी रह गया था। मेरी बेटी अनुजा प्रिया से कई गुना सुंदर थी, लेकिन हर समय सादगी से रहती थी और पढ़ाई में लगी रहती थी। मैं बचपन से ही उसे समझाती आई हूँ और अनुजा ने भी बचपन से लेकर के आज तक मेरी बताई बात का पालन किया था। वह अपने आसपास फालतू भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करती, तभी तो हर साल स्कूल और कॉलेज में टॉप करती आई है। लेकिन प्रिया संस्कार और गुणों पर ध्यान न देकर हर समय दोस्तों व सहेलियों से घिरे रहना पसंद करती थी। तारीफ पाने के लिए लेटेस्ट फैशन के कपड़े, मेकअप, बस यही उसका प्रिय संघर्ष था और इसी में वह अपनी सफलता समझती थी। तभी तो अनुजा से 2 साल बड़ी होने के बावजूद भी उसी ही क्लास में थी। नीचे जाकर मैंने अनुजा के कमरे में झाँक कर देखा। अनुजा मेरी बेटी पढ़ रही थी, क्योंकि वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मैं अंदर जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने कमरे में आ गई। यह सोचकर खुशी थी कि मेरी बेटी अनुजा कितनी गुणवान है, मेरी और अपने पापा की कितनी इज्जत करती है। मेरी बेटी ने कभी भी मेरे या अपने से बड़ों को बात का पलटवार नहीं किया था। ज़िंदगी में हर बात का एक नियत समय होता है। समय निकल जाने के बाद सिवा पछतावे का कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय कर लेना और उन्हीं के अनुसार प्रयत्न करना, यही समझाया था मैंने अनुजा को हमेशा। और उसे खुश थी कि उसकी बेटी जीवन का ध्येय चुनने में समझदारी दिखाई है। पूरी उम्मीद है कि अनुजा अपने लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य सफल होगी। अगले दिन अनुजा और प्रिया के कॉलेज जाने के बाद मैं अपनी जेठानी से बोली कि प्रिया आजकल रोज़ घंटों फ़ोन पर अलग अलग लड़कों से बातें करती है, आप ज़रा उसे समझाएं। लेकिन बदले में जेठानी का जवाब सुनकर मैं अवाक रह गई। जेठानी बोली, मेरे से
मेरे से करने दे रहे, यही तो दिन है उसके हंसने खेलने के। बाद में तो उसे हमारी तरह शादी की चक्की में ही पीसना है। बस बातें ही तो कर रही है ना। और वैसे भी सभी लड़के एक से एक अमीर ख़ानदान से है। मुझे जेठानी की बात समझते देर नहीं लगी कि उनकी मनसा क्या है। वैसे भी उन्होंने प्रिया को ऐसे ढांचे में ही ढाला है कि अमीर ख़ानदान में शादी करके ऐसे रहने की उसकी एकमात्र ध्येय है। अमीर परिवार के इतने लड़कों में से वह एक मुर्गा तो फांस ही लेगी। मुझे अपनी जेठानी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि उनसे और प्रिया से कुछ भी कहना सुनना बेकार है। मैं अपनी बेटी अनुजा को उन दोनों से भरसक दूर रखने का प्रयत्न करती। मैं नहीं चाहती थी कि अनुजा का ध्यान उन सब बातों पे जाए। कई महीने तक मैं अनुजा की पढ़ाई को लेकर व्यस्त रही। मैंने प्रिया को टोकना छोड़ दिया था और अपना सारा ध्यान अनुजा पर केंद्रित कर लिया। आखिर बेटी के भविष्य का सवाल था। मैं अच्छी तरह समझती थी कि बेटी को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करना और बुरी सोहबत से बचा कर रखना एक माँ का फ़र्ज़ होता है। एक दिन मैंने प्रिया के हाथ में बहुत महंगा मोबाइल देखा तो मेरा माथा ठनका। प्रिया और उसकी माँ की आपसी बातचीत से पता चला कि कुछ दिन पहले किसी रितेश नामक लड़के से प्रिया की दोस्ती हुई है और उसने प्रिया को यह मोबाइल उपहार में दिया है। मुझे देखकर तभी मेरी जेठानी मेरी और कटाक्ष करके कहने लगी कि लड़का आईएएस है, खानदान में बहुत ऊंचा और अमीर है, प्रिया की तो लॉटरी खुल गई है, अब तो यह सरकारी अफसर की पत्नी बनेगी। लेकिन मुझे प्रिया की इस बात पर बड़ी चिंता हुई कि कुछ ही दिनों की दोस्ती पर कोई किसी पर इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। मैंने सोचा इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए मुझे अपने पति से बात कर लेनी चाहिए। और एक दिन मैंने अपने पति समीर से बात की तो समीर ने कहा, मैं कितनी बार सुमित भैया को कह चुका हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो वे भाभी और बेटी के सामने खामोश रहते हैं। तुम जबरन तनाव मत पालो, अनुजा पर ध्यान दो। जब उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं है तो हम क्यों करें। समझाना हमारा काम था, हमने कर दिया। मुझे मेरे पति समीर की बात ठीक लगी। मैंने तो हमेशा ही प्रिया को भी अपनी बेटी समान ही समझा, पर अब जब माँ बेटी दोनों अपने आगे किसी को कुछ सुनते नहीं तो मैं भी क्या करूँ। अगले कुछ महीने में तो प्रिया अक्सर रितेश के साथ घूमने जाने लगी। कई बार रात में पार्टियाँ अटेंड करके देर से घर आती। उसके कपड़ों से महंगे विदेशी परफ्यूम की खुशबू आती। कपड़े दिन पर दिन कीमती होते जा रहे थे। मैंने कभी अनुजा और प्रिया में भेद नहीं किया था, इसलिए उसके भविष्य के बारे में सोचकर मेरे मन में भय की लहर दौड़ जाती। पर मैं मन महसूस कर मर्यादा का अंश टूटता देखती रहती। घर में दो विपरीत धाराएं बह रही थी। अनुजा सारे समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती और प्रिया सारे समय रितेश के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई रहती। उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। उसके सुंदर दिखने के उपायों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। वह अनुजा और मुझसे ऐसी हे दृष्टि से देखती थी मानो रितेश का सारा पैसा और पद उसी का हो। अनुजा के बीए फाइनल और पीएससी प्रीलिम्स के इम्तहान हो गए थे, लेकिन आखिरी पेपर देकर आने के तुरंत बाद ही वह अन्य परीक्षा की तैयारी में जुट गई। उसकी मेहनत और विश्वास देखकर मैं और समीर भी आश्वस्त थे कि वह पीएससी की परीक्षा में ज़रूर सफल हो जाएगी। और वह दिन भी आ गया जब मेरे और समीर के चेहरे खिल गए। उनके संस्कार जीत गए। अनुजा की मेहनत सफल हो गई। वह प्रीलिम्स परीक्षा पास कर गई और साथ ही बीए में पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल रही। लेकिन इस खुशी के मौके पर घर में एक तनावपूर्ण घटना घट गई। प्रिया रात में रितेश के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में गई थी। घर में वह यही बात कहकर गई थी कि रितेश ने बहुत से फ्रेंड्स को होटल में इनवाइट किया है, खाना पीना होगा और वह 11 बजे तक घर वापस आ जाएगी। लेकिन जब 12 बजे तक प्रिया घर नहीं आई तो घर में चिंता होने लगी। वह मोबाइल भी रिसीव नहीं कर रही थी। रात के 2 बजे तक उसकी सारी सहेलियों के घर पर फ़ोन किया जा चुका था, पर उनमें से किसी को भी रितेश ने आमंत्रित। जिस होटल का नाम प्रिया ने बताया था, समीर वहां गया तो पता चला कि ऐसी कोई बर्थडे पार्टी वहां थी ही नहीं। गंभीर दुर्घटना की आशंका से सबका दिल धड़कने लगा। मैं अपनी जेठानी को तसल्ली दे रही थी, पर उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वे इस समय मेरे से नज़रें नहीं मिला पा रही थीं। सुबह 4 बजे जब वे लोग पुलिस में रिपोर्ट करने की सोच रहे थे कि तभी एक गाड़ी तेज़ी से आकर दरवाजे पर रुकी और तेज़ी से चली गई। कुछ ही पलों बाद प्रिया अस्त व्यस्त और बुरी हालत में घर आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर सुमित भैया और उनकी पत्नी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं और समीर अफसोस से भर उठे। प्रिया बताने लगी कि बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर रितेश मुझको एक दोस्त के फार्म हाउस में ले गया। वहाँ उसके कुछ अधिकारी आए हुए थे। उसने मेरे से उन्हें खुश करने को कहा। मैं यह सब सुनकर रितेश को मना करने पर वह गुस्से से मेरे ऊपर चिल्लाया कि महंगे उपहार मैंने मुफ्त में नहीं दिए थे, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी।
उपहार लेते समय तो हाथ बढ़ाकर सब बटोर लिया और अब ढोंग कर रही हो। और फिर पता नहीं उसने मुझे क्या पिला दिया कि मेरे हाथ पाँव बेदम हो गए। और फिर कहा तो प्रिया उसकी पत्नी बनने का सपना देख रही थी और रितेश ने उसे क्या बना दिया। रितेश ने धमकी दी थी कि किसी को बताया तो मैं सोचने लगी अगर मर्यादा का पहला अंश भंग करने से पहले ही प्रिया सचेत हो जाती तो आज अपनी मर्यादा खो कर ना आती। प्रिया के कानों में भी अपनी चाची के शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने एक बार उसे कहे थे कि मर्यादा भंग करते जाने का एहसास ही हम में एक बार की सारी सीमाएं तोड़ डालने का दुस्साहस भर देता है। वाकई एक एक कदम बिना सोचे समझे अनजानी राह पर कदम बढ़ाती वह आज गड्ढे में गिर गई थी। मुझे प्रिया की हालत को देखकर रितेश पर गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि रितेश जैसे आईएएस ऑफिसर को सज़ा दिला कर रहेगी और इस तरह मैंने रितेश के खिलाफ पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करा दिया और उन सब को सज़ा हो गई। इधर प्रिया को बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैंने चाची की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। प्रिया ने मेरे से माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ भी कर दिया था। उसके बाद हम सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।